23 अगस्त 1945 जब जापान से रेडियो पर एक खबर आती है कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो चुकी है। ये खबर रेडियो पर सुनते ही मानो देश में भूचाल सा आ गया हो। किसी को इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। हर किसी के जहन में बस यही सवाल था कि आखिर ये कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नेताजी की मौत से जुड़े हुए कई सवालों, उनके मौत के पीछे दी जाने वाली थ्योरीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार इस घटना की शुरुआत होती है 18 अगस्त 1945 को, जब सुभाष चंद्र बोस एक जापानी फाइटर प्लेन पर सवार होकर मंचूरिया के लिए निकलते हैं। लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट पर उतरता है। ताइहोकू, जो अब ताइवान में है, उस टाइम ये जापान के कब्जे में था। प्लेन में नेताजी के साथ कर्नल हबीबुर रहमान और कुछ जापानी सैनिक भी थे। रिफ्यूलिंग के बाद जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, तभी प्लेन से एक जोरदार आवाज़ आती है और प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। आवाज़ सुनकर उस एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग मदद के लिए प्लेन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि दो लोग प्लेन के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक के बॉडी में पूरी तरह से आग लगी हुई है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे आदमी उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान थे। आनन फानन में किसी तरह नेताजी की बॉडी में लगी आग को बुझाया जाता है, लेकिन आग की वजह से नेताजी का शरीर काफ़ी हद तक जल चुका था, लेकिन कहा जाता है कि वो फिर भी होश में थे। इसके बाद उन्हें एक ट्रक की मदद से पास कहीं एक सैनिक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर्स द्वारा काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नेताजी की जान नहीं बच पाती और वहां के लोकल टाइम रात 9 से 10 के बीच उनकी मौत हो जाती है। इसके अगले दिन यानी 19 अगस्त को बॉडी को पहले तो ताबूत में रखा जाता है और कोशिश की जाती है उनकी बॉडी को इंडिया भेजने की, लेकिन अरेंजमेंट ना होने के कारण 22 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नेताजी के अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए थे, उनमें कर्नल हबीबुर रहमान और जापानी सेना के मेजर नागातोमू भी थे। दरअसल जब नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज कमीशन बनाई गई थी, तब उस कमीशन को मेजर नागातोमू ने यह बताया था कि उन्होंने नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद जब उनका कंकाल पूरी तरह से जला नहीं था, तब उन्होंने बौद्धिक परंपराओं के तहत नेताजी के कंकाल के सभी अंगों के छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा कर एक कलश में रखा था, जिसे बाद में जापानी सैनिक अपने साथ जापान ले गए और वहां उन्होंने नेताजी के अस्थियों को वहां के एक मंदिर, रैंकोजी मंदिर में रख दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी नेताजी की मौत के 4 दिन बाद तक की कहानी, लेकिन उनकी मौत को लेकर विवादों का सिलसिला अब शुरू होता है। दरअसल जब 23 अगस्त को टोक्यो रेडियो से नेताजी की मौत की खबर आती है, तो किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, चाहे वो नेताजी का परिवार हो या उनके चाहने वाले या फिर उनके द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के लोग हों। किसी को भी इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी ये मानने से इनकार कर दिया था कि नेताजी की मौत हो चुकी है, और लोगों के इस खबर को ना मानने के पीछे कई कारण भी थे। उनके जहन में कुछ सवाल थे जो नेताजी की मौत की खबर को ना मानने पर उन्हें मजबूर कर रही थी, जैसे नेताजी की मौत के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट का ना होना। इसके अलावे जब नेताजी का इलाज चल रहा था, उस दौरान का ना कोई फ़ोटो, ना कोई वीडियो और ना ही कोई ऑडियो था। तो ये कुछ सवाल थे जो नेताजी की मौत की खबर पर सवाल उठा रहे थे। इन्हीं सारे सवालों के कारण लोगों के लिए ये तय कर पाना काफ़ी मुश्किल था कि नेताजी की मौत हो चुकी है। लेकिन नेताजी की मौत पर उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए भारत सरकार 1956 में एक कमीशन का गठन करती है, जिसकी जिम्मेवारी होती है कि वो नेताजी की मौत की सच्चाई को बाहर लाए। इस कमीशन के लिए 3 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें एक शाहनवाज खान, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और इनके अलावा एस.एन. मैत्रा, जो ICS अधिकारी थे, और बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। तो इन 3 लोगों की एक टीम बनी, जिसके हेड शाहनवाज खान थे, इसलिए इस कमीशन को शाहनवाज कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन की जांच अप्रैल 1956 से जुलाई 1956 तक चलती है, और इस दौरान कमीशन द्वारा भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों के बयान लिए जाते हैं। खासकर वो लोग जो प्लेन क्रैश में बच गए थे, जिनमें से एक हबीबुर रहमान थे, इनसे भी बयान लिए जाते हैं। इसके अलावा कमीशन ने ताइहोकू सैनिक अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योशिमी का भी स्टेटमेंट लिया, जिन्होंने बोस के अंतिम टाइम में उनका इलाज किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कमीशन के 2 सदस्य शाहनवाज खान और मैत्रा ने ये कंक्लूजन निकाला कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में ही प्लेन क्रैश में हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने शुरुआती निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक अपनी असहमति नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस छुपाए गए थे। लेकिन बावजूद इसके फाइनल रिपोर्ट में यही कहा गया कि नेताजी की मौत
18 अगस्त 1945 में प्लेन क्रैश में ही हुई थी। जब इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया तब इस रिपोर्ट को लेकर कई लोगों ने असहमति जताई, जिसके पीछे का कारण एक तो नेताजी के बड़े भाई का इस रिपोर्ट के प्रति असहमति नोट का लिखना, और दूसरा कि ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में जो एविडेंसेस थे उनमें कुछ गड़बड़ियाँ थीं। तो इस रिपोर्ट के बाद भी कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकल पाया और नेताजी की डेथ की जो मिस्ट्री है वो सुलझ नहीं पाई। समय समय पर नेताजी को लेकर कई और थ्योरीज और कहानियां आती रहीं। इन्हीं सारी थ्योरीज व कहानियों पर विराम लगाने के लिए एक बार फिर भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है। इस बार इस कमेटी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और वो होते हैं पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जेडी खोसला। उन्होंने कई सालों तक इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और अपनी रिपोर्ट 1974 में सबमिट किया, लेकिन उन्होंने भी तमाम रिसर्च करने के बाद शाहनवाज कमीशन की रिपोर्ट पर सहमति जताई और अपने रिपोर्ट में भी यही माना कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में ही हुई थी। तो दोस्तों 1974 तक नेताजी की मौत की जांच के लिए 2 कमीशंस बनते हैं और दोनों ही अपने रिपोर्ट में एक ही बात पर मुहर लगाते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब 17 सितंबर 1985 को अयोध्या में स्थित फैजाबाद में एक बाबा की मौत हो जाती है। मौत के 2 दिन बाद उन बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ तक तो सब चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन उन बाबा के मरने के कुछ दिन बाद बाबा के 2 नौकरों में बाबा की संपत्ति को लेकर लड़ाई हो जाती है। चूँकि बाबा के अंतिम दिनों में उनकी सेवा के लिए 2 नौकर हुआ करते थे, उन्हीं दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस आती है और जब पुलिस बाबा जिस घर में रहते थे उस घर को खोलती है तो उन्हें उस घर में 26 बक्से मिलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस ने उन बक्सों को खोला तो उस टाइम पर वहाँ मौजूद हर किसी के होश उड़ गए उन बक्सों के अंदर रखी चीज़ों को देखकर। दरअसल उन बक्सों में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो सीधे सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई थी। जैसे नेताजी जिस प्रकार के गोल चश्मे पहनते थे वैसे दर्जनों चश्मे थे। वो जिस ब्रांड की सिगरेट वो शराब पीते थे उन ब्रांड्स के सिगरेट वो शराब मिले। उनके माता पिता के कुछ फोटोग्राफ्स मिले। नेताजी के मनाए गए जन्मदिन के फोटोग्राफ्स मिले। उनके द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज का यूनिफॉर्म मिला। 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तब उस पर एक किताब छपी थी, उस किताब के कुछ पन्ने मिले। इसके अलावा नेताजी की मौत की जांच करने वाले दोनों कमीशंस की रिपोर्ट मिली। अंग्रेजी, जर्मन और जापानीज भाषाओं के मैगजीन्स व साहित्य की किताबें मिली। चूँकि सभी लोग ये जानते थे कि नेताजी इन तीनों भाषाओं को बखूबी जानते थे। 18 अगस्त 1945 में जब प्लेन क्रैश हुई थी तब उस प्लेन क्रैश पर एक कहानियों का पूरा सीरीज 1974 में छपा था। उस पूरी सीरीज की किताब मिली। ऐसे ढेरों लेटर्स मिले जिनमें गुमनामी बाबा को संबोधित किया गया था। जहां प्लेन क्रैश हुई थी उस जगह की हाथ से बनी एक मैप मिली। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के सीक्रेट सर्विस के हेड पवित्र मोहन राय को लिखा गया एक बधाई संदेश भी मिला। तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ों के मिलने से देश में हर तरफ हंगामा सा खड़ा हो गया। एक बाबा का मौत होना और उनके पास से सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई चीज़ों का मिलना यही सवाल खड़े कर रहा था कि क्या कहीं गुमनामी बाबा ही तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? क्या कहीं सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा का भेष बनाकर तो नहीं रह रहे थे? क्योंकि कहा जाता है कि नेताजी भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे, क्योंकि उन्होंने कई बार भेष बदलकर अंग्रेजों को चकमा दिया था। इसके अलावा उस टाइम कई और बातें सामने आती हैं जो शक की आग को और हवा दे रही थीं। जैसे कि जब बाबा जिंदा थे तब उनके खिलाफ कुछ पड़ोसियों ने पुलिस कंप्लेन भी किया था कि बाबा काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, रात के अंधेरे में लोगों का उनसे मिलने आना। कईयों ने तो यहाँ तक बताया कि बाबा से मिलने कई बार सरकारी अफसर भी आते थे। कुछ पड़ोसियों ने यहाँ तक बताया कि हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा में कुछ खास लोग उनसे मिलने आते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन होता है। तो इतनी सारी चीज़ें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं गुमनामी बाबा ही तो नेताजी बोस नहीं थे। देश भर में उठ रहे इतने सारे सवालों के बीच ऐसा कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के कुछ दांत मिले थे उस टाइम, जिनका टेस्ट हुआ था, जिसके रिपोर्ट में कहा गया कि ये नेताजी के दांत नहीं हैं। इसके अलावा बक्से में जो लेटर्स मिले थे उनकी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाती है, जिसके रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये नेताजी की हैंडराइटिंग नहीं है। लेकिन नेताजी के करीबी और उनके परिवार के सदस्यों ने ये साफ कहा था कि लेटर्स में जो हैंडराइटिंग है वो नेताजी की ही है। तो इन दोनों जांचों पर लोगों ने सवाल उठाए और आरोप लगाए कि जो टेस्ट हुए हैं वो सही से नहीं हुए हैं। तो एक बार फिर ये पहेली अनसुलझी ही रह जाती है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर नेताजी की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 1999 में एक और कमीशन का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मनोज मुखर्जी थे।
इस आयोग ने 6 सालों तक इन्वेस्टिगेट किया। इस दौरान इस आयोग ने जापान, रूस व ताइवान जहां प्लेन क्रैश हुआ था उस जगहों का दौरा किया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2005 में सबमिट किया, जिसमें इन्होंने बताया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में ताइपेई एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। इसके अलावा रैंकोजी मंदिर में जो अस्थियां हैं वो नेताजी की नहीं है और गुमनामी बाबा के नेताजी होने का कोई ठोस सबूत भी नहीं है। तो इन सारी बातों के साथ जब इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो गवर्नमेंट ने इसे खारिज कर दिया और एक बार फिर सवाल वहीं का वहीं कायम रह जाता है कि आखिर नेताजी की मौत कब, कहां और कैसे हुई। और इस सवाल के साथ एक और सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की मौत की जो मिस्ट्री है वो कभी सॉल्व होगी भी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, हो सकती है। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि टोक्यो में रैंकोजी मंदिर में जो अस्थियां हैं वो नेताजी की हैं। अगर उन अस्थियों का डीएनए टेस्ट होता है तो ये मिस्ट्री सुलझ सकती है और यही मांग नेताजी की बेटी अनीता बोस ने भी उठाया था। उन्होंने कहा था उन अस्थियों का डीएनए टेस्ट हो ताकि नेताजी की मौत को लेकर सालों से चली आ रही जो थ्योरीज, कहानियाँ और अफवाहें हैं उन सब को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि हमारे लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े फ्रीडम फाइटर के बारे में हमें ये तो पता है कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन यही नहीं पता कि उनकी मौत कब हुई थी। और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस ओर कोई पहल करेगी और हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा।